नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाजार विश्लेषक सोमेश कुमार, हैदराबाद से। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। आपकी चाय की चुस्कियों के साथ थोड़ी-सी हमारी कॉफ़ी भी। अब ये बताइए, अपना हफ्ते का अंतिम दिन जो है, संयोग से अमेरिकी बाजार में भी हफ्ते का अंतिम दिन रहा 17 तारीख का, परसों का। हम दोनों अलग-अलग चले। सेंसेक्स आराम से लगभग 2% ऊपर और डाउ जोन्स 1.25% से ज़्यादा नीचे। तो ये जो मतलब अंतर रहा चाल में, क्या वो इसलिए रहा कि वो हमसे कुछ घंटे पीछे चलते हैं, तब तक वहाँ किसी ने कुछ बोल दिया या कोई नई अटकलबाजी सामने आ गई, तो वहाँ मूड माहौल बदल गया? या ठीक है, उनको भी थोड़ा कहीं से एक रिएक्ट करना था और हमें भी कहीं से आगे रिएक्ट करना होगा? ऐसा है कि यूएस के इंडिसेस मुझे बहुत अच्छे लग नहीं रहे, इसलिए वहाँ पे खैर ये थोड़ा-सा पहले हम बहुत ज़्यादा समय से गिरते रहे हैं, वो बढ़ते रहे हैं, ये एक्सेसेस करेक्ट होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे। और जो वहाँ का माहौल है, वो माहौल ठीक नहीं है, इसलिए यूएस के इंडिसेस पे मुझे बहुत ज़्यादा अभी कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर किसी दिन शार्प फॉल होगा तो हमको डेंट तो होगा और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 24,000 से 25,000 तक भी रख लें, ये जो भी है बोनस पॉइंट है। करेक्शन होगा बैंक का भी होगा, निफ्टी का भी होगा, निफ्टी आईटी का भी होगा, लेकिन वो करेक्शन ही होगा और फिर कंसोलिडेशन होगा। मेरा अंदाज़ा ऐसा है कि एक राउंड जो शॉर्ट कवरिंग होनी थी वो 24,250 तक एक्चुअली हो जानी चाहिए फिनिश। एक्सटेंशन 24,500 से 24,750 तक हो सकता है या मान लें 25 तक हो सकता है एक्सटेंशन, लेकिन उससे ज़्यादा होना नहीं चाहिए क्योंकि उसके बाद करेक्शन होना चाहिए, कंसोलिडेशन होना चाहिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोटेशन होना चाहिए। लार्ज कैप रुकने चाहिए और स्मॉल कैप और मिड कैप जो इंडिसेस हैं अपने 200 डीएमए के तरफ जाने चाहिए और फिर सेक्टर रोटेशन शुरू होना चाहिए। मेरा अंदाज़ा ऐसा ही है, इसलिए राइज़ में मैं नहीं खरीदता, अभी भी नहीं खरीदूँगा। रादर अगर स्मॉल कैप और मिड कैप 200 डीएमए तक दिख गए मुझे, कुछ मौका मिला तो थोड़ा बहुत बेच भी डालूँगा। तो उस हिसाब से ही चलना है। मैं तो वैसे ही चलूँगा और उसी तरह से मैं समझता हूँ चलना चाहिए। जी। तो ख़ास करके मिड कैप और स्मॉल कैप में आगे चल कर के बिकवाली के मौके देखने की कोशिश होनी चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा-सा मैं ये देखूँ कि अच्छा मिड कैप में यहाँ पे एक डबल बॉटम जैसा बना तो, लेकिन उसके बाद फिर खैर इन लेवल्स पर आगे बात करेंगे। लेकिन पहले ज़रा मूड माहौल की बात कर लेते हैं, उसके बाद इन लेवल्स पर ज़्यादा डिटेल में आएँगे। क्या लग रहा है यहाँ से जो भी कहानी अभी तक बनी है ट्रम्प साहब के नखरों की, टेंट्रम की, यहाँ से आगे क्या लग रहा है? बातचीत सुलझने की तरफ जा रही है या और ज़्यादा उलझने की तरफ जा रही है? हर घंटे चूँकि नया अपडेट आता है, तो आज की तारीख में इस समय जब हम बात कर रहे हैं, उस समय के हिसाब से आपका नज़रिया? उनका बिहेवियर तो 6 साल के बच्चे से ऊपर है नहीं, देख के तो ये लगता है। आज मैंने कहीं पे न्यूज़ में देखा क्या लिखा था चाइना समथिंग समथिंग कमिंग इन 3-4 वीक्स, मतलब उनका भी कुछ टैरिफ का नेगोशिएशन चलेगा। बिहेवियर 80 साल की उम्र में 8 साल से भी नीचे का है ना, इसलिए कुछ भी प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। नहीं, मुझे तो लेकिन शक होता उनको है कि ये मैडनेस है। क्या है? मेथड इन मैडनेस। पागलपन तो है ही, इसमें क्या कहेंगे इसको, लेकिन नहीं, नहीं, उनको उस लगता है वो कि पागलपन डिज़ाइन किया हुआ है। एग्ज़ैक्टली मैं तो शुरू से कह रहा हूँ। आप ट्रम्प वो आने के उतने पहले पागल से हैं नहीं जितने पागल दिखते हैं। नहीं, मुझे पूछेंगे आप तो पागल से ज़्यादा बेवकूफ़ी चल रही है क्योंकि उनका नुकसान उनका बहुत ज़्यादा होगा। हमारा या किसी का भी तो होगा ही बिकॉज़ बिकॉज़ डिपेंडेंट है ना, डॉलर पे डिपेंडेंट है, यूएस ट्रेज़री पे डिपेंडेंट हैं।
यूएस एक्सपोर्ट्स पे डिपेंडेंट हैं, सबसे बड़े कंज्यूमर हैं, सब पे डिपेंडेंट हैं, तो सबका नुकसान होगा। सबसे बड़ा नुकसान मेरे हिसाब से उनका ही होगा या बड़ी इकोनॉमीज़ का होगा। तो वो ठीक है, प्लान्ड तो हर कुछ है उनका, लेकिन उनको लगा नहीं था कि इतना ज़्यादा बड़े स्केल पे रिटेलिएशन हो सकता है। और उनके जितने स्टेटमेंट्स थे कि सभी लोग उनको फ़ोन कर रहे हैं, सर कर रहे हैं कि मुझसे नेगोशिएशन कर लीजिए सर। वो सब उनकी खुद की घबराहट थी। इन सब के बीच में ठीक है, चुपचाप चलिए, अपना खाना खाइए, अपना मार्केट मतलब इकोनॉमी ठीक-ठाक हो जाए धीरे-धीरे। मेरा यही मानना है कि ये वोलेटिलिटी चलेगी। ये बेवकूफ़ी आगे भी करने वाले हैं, कुछ न कुछ मुँह खोलेंगे, बिना मुँह खोले तो उनका मन बनेगा नहीं। इसलिए मार्केट वोलेटाइल रहेगा, कम से कम ये साल तो रहेगा। उसके बाद भले ही उनको अ, आत्मा की शांति मिले तो बात अलग। जी, ठीक है। तो एक तरफ तो ये सब कुछ चल रहा है कि दुनिया भर में क्या हो रहा है, लेकिन इस बीच में हमारे अपने घरेलू मोर्चे पे जो कुछ खबरें आ रही हैं कि आपको एक तरफ जो मंथली डेटा आते हैं या क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं, इन सब का मिला-जुला एक कहें कि एक असर हमारे लिए आगे क्या है? हम घरेलू मोर्चे पे भरोसे के साथ आगे बढ़ रहे हैं या कहीं पर आपको लगता है कि नहीं, ये जो दुनिया भर का असमंजस है उसका हो या हमारी कुछ घरेलू कमजोरियों का भी हो, उन दोनों का कुछ असर ऐसा भी है जो हमें शायद सावधान रहने के लिए विवश करे या ग्लोबल टर्मोइल में हमारे लिए वो ज़्यादा एक कहें कि कमज़ोर कड़ी साबित हो जाए? देखिए, ग्लोबल टर्मॉइल होगा और मैं ये कह दूँ कि हमको कुछ नहीं होगा, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। लेकिन 2 तरीके से रीड करेंगे इस चीज़ को। एक, हमारा इन आइसोलेशन हमारा सेटअप क्या है? इन आइसोलेशन हमारा जो सेटअप चल रहा है, रिज़ल्ट पॉसिबली एक्सपेक्टेड लाइन्स पे आ रहे हैं। कैसे? आईटी का बैंड बज गया, बैंक्स अच्छे आ रहे हैं, प्राइवेट बैंक्स अच्छे आ रहे हैं। पीएसयू में इश्यू होगा, मुझे ऐसा लगता है पीएसयू बैंक्स में और छोटे बैंक्स में इश्यू होगा, वो भी एक्सपेक्टेड लाइन्स पे होने चाहिए। सेल्स मार्जिन्स दोनों डिप होने चाहिए, ये सब इस क्वार्टर में होगा। लेकिन ये भी शायद एक एक्सपेक्टेशन के साथ आएगा कि ये क्वार्टर लास्ट क्वार्टर से बेटर होगा। यहाँ तक के मामले को डन डील कर दीजिए। शुरुआत अगले क्वार्टर से होगी और हमारे लिए जो ड्राइवर्स हैं, वो सारे ड्राइवर्स हमारे लिए फ़ेवरेबल हैं। अभी मैं ग्लोबल सेटअप की बात नहीं कर रहा, अपनी भारत की इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट, हमारे सेटअप की बात कर रहा हूँ। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है लिक्विडिटी का होना, जो कि लिक्विडिटी बहुत टाइट रही है पिछले डेढ़ 2 साल। जो आ रही है, आएगी, क्लियर है। कॉस्ट ऑफ फंडिंग बहुत ही स्टिफ, स्ट्रॉन्ग इन हाई लेवल पे रहा है पिछले कई साल से। वो नीचे आना शुरू हो गया है और भी नीचे आएगा। कंजम्पशन की बढ़ाने की जो कोशिश बजट में की गई है, वो दिखना चाहिए। इन तीनों के हिसाब से अगर देखा जाए तो केपेक्स को एकदम से साइड में रखेंगे अभी, क्योंकि पहला जो हमारा एस्टीमेट था कि कंजम्पशन बढ़ेगा, लोग खर्चा करेंगे तो कंपनीज़ अपनी कैपेसिटी बढ़ाएँगे, अभी उसको हम रख देते हैं रैक पे, क्योंकि ट्रम्प आ गए हैं सब खराब करने के लिए। तो ये 3 फैक्टर जो है मेजर फैक्टर है हमारी इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट के लिए। अगर मान लीजिए कि बाहर ग्लोबल टर्मोइल नहीं होता है, हमारा सेटअप ऐसा है कि ये मार्केट यहाँ से भी 10%, 15%, 10-15% रिटर्न दे सकता है ये फ़ाइनेंशियल। ये इन आइसोलेशन समझ लीजिए। अब अगर ग्लोबल टर्मोइल होता है तो क्या? ग्लोबल टर्मोइल होता है तो अगर मार पड़ेगी किसी को ₹100 की तो हमको पड़ेगी मेबी 30-40 रुपए की। मतलब अगर कोई 100% गिरे तो हम 30-40% गिरे। तो इस हिसाब से आप समझिए कि रफ़ली हम करीब-करीब 30%, 25 टू 30% ऑफ जिनको मेजर हर्ट होगा उससे हम करीब हर्ट होंगे। तो अब इन आइसोलेशन अगर हमारा बाज़ार 28,000 जाने के लिए तैयार था, तो इस सिचुएशन में शायद 26,000, अगर 30,000 तक जाने का हमारा ईपीएस आने को तैयार था,
तो मे बी 28,000। तो सबको मैं करीब 7-8% नीचे डिस्काउंट करके हमको चल। जी। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि दुनिया भर में अगर उथल-पुथल मचेगी तो बाकी लोगों को जितना नुकसान होगा उसके मुकाबले हमें कम नुकसान होगा। तो क्या इसी की भूमिका बनाने के लिए अब हमारे वित्त मंत्री कल से अमेरिका के दौरे पर हैं। हालाँकि दौरा दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कार्यक्रमों के लिए है या पेरू जाना है उन्हें, लेकिन जब अमेरिका तक पहुँचेंगी तो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से अच्छी खासी चर्चा भी होगी। कहीं न कहीं जो आगे एक समझौता, द्विपक्षीय समझौता अमेरिका के साथ भारत का हो सकता है, उसकी सारी शर्तें, उसमें किसको क्या मोल-तोल करना है, वो सब कुछ चर्चा होगी ही। तो क्या आशाएँ रखें कि ठीक है, बाकी सबके साथ जो भी होगा, लेकिन भारत के साथ एक अच्छी डील बन जाएगी अंत में? भारत के साथ क्या, सबके साथ उनकी डील बनेगी ही बनेगी। सिर्फ़ चाइना की जगह ईगो टसल है। अदरवाइज़ हर जगह उनकी डील बनेगी, लेकिन ये भी मान के चलिए कि डील उनके फ़ेवर में ही बनेगी। अपर हैंड उनका है, कोई डाउट नहीं। अच्छी बात क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब यूरोप के साथ हमारी और अच्छी डील बनेगी। हमारे तरफ से भी तेज़ी आएगी, हम भी काफ़ी जगह अकड़े हुए थे, हम भी थोड़ी-सी ढिलाई देंगे, तो उधर भी डील अच्छी बनेगी। तो अगर इधर कुछ नुकसान होता है, उधर कॉम्पेंसेट हो जाएगा। तो जी। नेट-नेट हम नुकसान में नहीं रहेंगे, और यूरोप बड़ा मार्केट है। बिल्कुल, यूरोप बड़ा बाज़ार तो है ही, भले ही बीच में एक अच्छा खासा समय रहा जब वहाँ पे मंदी की चर्चाएँ हुई, जहाँ पर धीमेपन की चर्चाएँ हुई, लेकिन क्या अब वो उस दौर से बाहर निकल कर के वापस ग्रोथ ट्रैजेक्टरी की तरफ लौट पाएगा या अभी मतलब वो बूढ़े शेर की तरह बैठा रहेगा? नहीं, मुझे लगता है ग्रोथ ट्रैजेक्टरी अभी थोड़ा पूरे विश्व का सिचुएशन जो है ना, ग्रोथ कहीं न कहीं तो स्टॉल होगा ही। अब आप ही समझें कि जब तक नेगोशिएशन हो नहीं जाता है, जब तक टैरिफ पे क्लैरिटी आ नहीं जाती है, नया इन्वेस्टमेंट कौन कहाँ क्यों करेगा? सब अपने-अपने देश में जितना कर सकते हैं, चाइना जैसा कंट्री अपने खर्चे बढ़ा रहा है, अपनी कंट्री में। तो सब अपने-अपने कंट्री में जितना कंज़्यूम करा सकते हैं, कराएँगे। लेकिन ग्लोबल स्केल पे जो बिज़नेस होता था, वो तो स्टॉल हो ही जाएगा। तो ग्रोथ तो इम्पैक्ट होने वाला है, ग्लोबल ग्रोथ। जी। तो वैश्विक स्तर पे बढ़त थोड़ी धीमी पड़ेगी और भारत उससे अछूता नहीं रह सकता है। तो क्या ये समझा जाए कि जो एक प्रोसेस चला है, हमें पिछली तिमाही के नतीजों के बाद भी हमने देखा था कि सबने अपने क्वार्टरली एस्टिमेट्स कुछ कम किए, जो भी आगे अर्निंग को लेकर के अनुमान थे, किस कंपनी की कितनी कमाई होगी, कितनी प्रति शेयर आय होगी, ईपीएस, उन सब के अनुमान फिर से घटेंगे या पहले ही लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया, आगे अनसर्टेनिटी है, उसके हिसाब से चीज़ें घट गई। अब वो पुराना दौर नहीं आएगा पिछले कुछ साल पहले वाला कि आप हर तिमाही में और हर साल एक नए तरह से अर्निंग डाउनग्रेड करते थे। नहीं, सबको कम करना पड़ेगा। मैंने भी अपना एस्टिमेट सब कम करना, करीब-करीब 7-8% सब नीचे कर लिया। करना ही हाँ, चाहिए। लेकिन तो लेकिन वो वन टाइम प्रोसेस रहेगा या वो हर तिमाही में फिर से होगा? जो पहले होता था कि साल के शुरू में कुछ, उसके बाद अगली तिमाही में थोड़ा और नीचे, फिर अगली तिमाही में और थोड़ा नीचे, साल के अंत में पता चला 4%। वो होगा, 6 2 क्वार्टर के बाद वो भी शुरू होगा। क्योंकि अभी विज़िबिलिटी उतनी नहीं लगेगी, कितना डैमेज हुआ है ना, इसका विज़िबिलिटी नहीं लगेगा, क्योंकि अमेरिका में ही जिस तरह से मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ, डिमांड का अभी ही इश्यू शुरू हो गया है। चीज़ें महँगी हो गई हैं, लोग जितना कंज़्यूम करते थे, कंज़्यूम करना चाह नहीं रहे हैं। तो इश्यू शुरू हो गया है, मुझे लगता है इसको प्रॉपर्ली मैनिफेस्ट करने में 6 महीना तो लगेगा। तो वो सेकंड हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल में ज़्यादा डाउनग्रेड हो सकता है क्या, उसकी पॉसिबिलिटी रहेगी? क्योंकि विज़िबिलिटी तो ऐसे भी नहीं रहती है ज़्यादा। आप देखते हैं जितना भी जीडीपी एस्टिमेट होता है और जितना भी ईपीएस एस्टिमेट होता है, ये मुझे एज़ इट इज़ दिखता है और फिर वो रीएडजस्ट होता है। इसीलिए हमको हमारा, चूँकि हमको पैसा बनाना होता है, फ्यूचर देखते हैं। इसलिए ये एस्टिमेट्स में हम अपने डेटा को बेक इन करके देख लेते हैं कि भाई मैक्सिमम या मिनिमम कितना हो सकता है, उस हिसाब से पोज़ीशनिंग है। तो वो तो आप देखेंगे कि हो सकता है कि अभी शुरू हुआ है 20-25 बिप्स से, फिर होने लगा कि नहीं 50 बिप्स नीचे होगा। हो सकता है जाते-जाते हमको 75 का भी करना पड़े। इसलिए जो 6.75 प्लस
सारे एस्टिमेट मैं अब अपने 6.25% से ही कर रहा हूँ। कंजर्वेटिव रहने में नुकसान नहीं है ना कम से कम। जी बिल्कुल। ठीक है, तो मसला ये है कि अब आगे ग्रोथ को लेकर के एक अनिश्चितता तो है ही कम से कम, मतलब वो कम होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन अनिश्चित आज की तारीख में ज़रूर है। तो वैसे में विजय कुमार श्रीवास्तव जी का सवाल है कि क्या ये कुछ समय के लिए बाजार से बाहर रह जाना चाहिए अब? कोई फ़ायदा नहीं होगा विजय, क्योंकि बाज़ार से बाहर रह के पैसा नहीं बनता है। और एक ऐसा भी लेवल आता है कि वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा लालच करके भी पैसा नहीं बनता है। तो मेरा अभी भी एस्टिमेट यही है कि 20 टू 23,000 का रेंज, बट उससे इम्पोर्टेंट है ध्यान देना कि आप क्या खरीदते हैं। अब आप बोलेंगे कि मिड कैप स्मॉल कैप 200 ईएमए पे अपने पहुँच गए, वहाँ जाके निफ्टी 22-23 हज़ार में अटका हुआ है और बोला भैया तुम तो बोल के गए हो कि 22-23 हज़ार में खरीदते रहो। भाई ऐसा नहीं है, 22-23 हज़ार एक आपके लिए इंडिकेटर है जनरल मार्केट का। इस रेंज के जो वैल्यूएशन में हम खरीदेंगे तो कुछ मुझे नहीं लगता कि कोई खराबी है। लेकिन 25,000 26,000 पे खरीदेंगे तो रिस्क पक्का रहेगा। इसलिए जो अगर लार्ज कैप की पोजीशनिंग करनी है, तो आप उस हिसाब से कीजिए, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। समय तो देना पड़ेगा। ये मार्केट में प्रॉब्लम क्या है कि हम सब कुछ चाहते हैं, समय नहीं देना चाहते। वैसे पैसा ना बनता है, ना बनेगा। मिड कैप और स्मॉल कैप में पहला सेक्टर पोजीशनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा स्टॉक आइडेंटिफिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरा चढ़ते में तो नहीं खरीदना है। हर चीज़ को 20-25% डिस्काउंट में ही खरीदना है, तभी सेफ्टी रहेगी। जी, ओके। तो चढ़ते में नहीं खरीदना है और पिछले कुछ समय में काफ़ी चढ़ गया है बाज़ार, तो यहाँ पे सतर्क रहना है। वापस जब थोड़े नीचे के भाव मिलेंगे तब वापस खरीदारी का नज़रिया बनाया जाएगा, उस समय देखा जाएगा। फिलहाल अभी काफ़ी बढ़ गया है, ये आप कह रहे हैं। हाँ, अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल दे लूँ तो अब जितने भी मेरे पास नए ऑनबोर्डिंग्स आ रहे हैं, मैंने उनको पाइपलाइन में रख दिया और रिक्वेस्ट यही किया है कि जब सही समय आएगा तो मैं बताऊँगा और उस समय उनकी इच्छा रहेगी तो मैं ऑनबोर्ड करूँगा। इस समय जस्ट बिकॉज़ मेरा बिलिंग चालू हो जाएगा, मैं नहीं लेने वाला, बिकॉज़ वो गलत, वो सही है ही नहीं। तो आपको कुछ भी लगता है कि इस लेवल से करना है, देखिए अपना बकेट बनाइए, उसको पार्क करके रखिए। अपने दाम पे मिले, फटाफट घुसना शुरू कीजिए। जी, अपने दाम पे जो मिले, उस पर ही दांव लगाएँ। ठीक है। अब थोड़े लेवल्स की बात कर लेते हैं, नए हफ्ते में कहाँ ध्यान रखना है, सेंसेक्स, निफ्टी वगैरह का। तो पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। हमारे सामने है चार्ट, जहाँ पर एक तरह से कहा जाए कि उन जगहों पर पहुँच चुका है, जहाँ पर आने के बाद आपने कहा था कि उसके आगे रेजिस्टेंसेस मिलेंगे, बाधाएँ मिलेंगी। 23,800 के ऊपर आ चुका है। अब यहाँ से चूँकि काफ़ी जल्दी आ गया है, तो क्या इसी जगह से एक रिएक्शन मिलेगा या 200 डे मूविंग एवरेज थोड़ा-सा 200 पॉइंट और आगे है, वहाँ तक जाएँगे, या जो आपने अपने शुरुआती कमेंट्स में थोड़ा-सा ग्रेस मार्क देने की कोशिश की, मुझे लगा कि शायद 24,500 25,000 भी, मतलब चूँकि ये लेवल आ गए हैं 23,850 के ऊपर, अगर कहीं बढ़ ही गया तो उसको एक फैक्टर इन करके रखना है क्या? जी, बिल्कुल, इसलिए मैं छोटे-छोटे लेवल से भी बोलता हूँ, उनको ध्यान रखिएगा। देखिए 24,000 से तो रेजिस्टेंस शुरू हो जाएगा ही हो जाएगा। अब वो एग्ज़ैक्ट क्या होगा, 24,000 से रेजिस्टेंस शुरू हो जाएगा, लेकिन 250 पॉइंट तक भी शॉर्ट कवरिंग बहुत नहीं आएगी। मुझे नहीं लगता कि कुछ उससे ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग मिलने वाला है। सो मान लेते हैं कि कुछ मूड चेंज हो गया, मंडे को भी कुछ जैसे गिरता है मार्केट तो लॉन्ग पोजीशन करते हैं। तो जिस तरह से चढ़ के बंद हुआ है ये मार्केट, हो सकता है कि कुछ शॉर्ट और स्क्वीज हो। तो ओपनिंग पे अगर मिलता है थोड़ा बहुत गैप भी, तो भी कोई एडवेंचर करना नहीं चाहिए। 100-150 पॉइंट का गैप मिला भी तो भी 24,000 के ऊपर का कोई लेवल मुझे लगता नहीं है सस्टेन होगा। एंड अप टिल 24,000 के बाद बनता है 24,000 के बाद बनता है 24,150 एंड 24,300 मे बी 24,150
के बाद आपको 150 पॉइंट का इमीडिएट शॉर्ट कवरिंग मिल सकता है, बट आई थिंक दैट्स ऑल। 24,300 के ऊपर में ही बड़ा शॉर्ट कवरिंग देखने को आपको मिलेगा, उसके पहले मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा। रेंजेस बहुत छोटे छोटे बनेंगे बिकॉज बहुत स्ट्रेच होता जा रहा है, और इस पूरे रैली का जो बोझ है बेचारा बैंक लेके घूम रहा है, तो अगर वो थक गया तो रैली वहीं पे थक जाएगी। ओके, इस तेजी का बोझ बैंकिंग के सिर पे है, तो ठीक है, पहले बैंकिंग पे ही बात कर लेते हैं। नतीजे भी आए हैं, और नतीजों में चूंकि बड़े दिग्गज जो हैं, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन सब के नतीजे आ गए हैं, कुछ छोटे बैंकों के भी नतीजे आए हैं, तो सब मिला जुला करके क्या दिख रहा है इन नतीजों में? क्या सब कुछ ठीक ठाक है? अब जैसे HDFC बैंक के नतीजे हैं, 7% इसका मुनाफा बढ़ा है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि अनुमानों से तो बेहतर ही है। तो अनुमान हल्के थे, या वाकई मतलब बड़ा स्केल हो गया है, इसलिए 7% पर खुश हुआ जाए? अब मुझे इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता ही नहीं है जी, ये ग्रोथ तो अब अपने आप आ जाएगा। देखिए, चूँकि अब तो ICICI बैंक से भी बड़ा हो गया मार्केट कैप में, इसलिए 6-8% का ग्रोथ हो भी रहा है तो मुझे इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, इतनी टाइट सिचुएशन में भी क्या एसेट क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं HDFC बैंक और ICICI, जहाँ पे PSUs बैंक से मेंटेन नहीं हो पा रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने अपनी एसेट क्वालिटी पे इतनी अच्छी पकड़ कर रखी है कि आप कभी भी ग्रोथ को एक सस्टेन्ड ग्रोथ पे आप चलेंगे। तो मुझे बस इतनी यही अच्छी बात लगती है कि इन्होंने एसेट क्वालिटी बहुत अच्छे से पकड़ कर रखी है, और एक जो ग्रोथ को आप सस्टेन कर सकते हैं, और आने वाले समय में तो ऐसे भी क्रेडिट ऑप्टिक होने वाला है। ICICI बैंक का एक जो कंसर्न है ना, वो मुझे लग रहा है कि थोड़ा-सा जो इंक्रीमेंटल क्रेडिट ग्रोथ है वो थोड़ा स्लो डाउन है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी जो पॉलिसीज़ है ना, वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिंजेंट होते जा रहे हैं। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेंगे, तो मान लीजिए कि कोई आपको लोन डिसबर्समेंट के लिए ICICI बैंक आपको 9% पे देने को रेडी होते हैं, और वो वहीं पे अटक जाता है कि भाई MCLR से मुझे लिंक करना है। हम 10-20 बेसिस पॉइंट से ऊपर नीचे कर नहीं पाएँगे। सामने से आपके पास कोटक बैंक आएगा, बोलेगा कि भैया मेरा ये वेल्थ कस्टमर है, मैं इसको MCLR के डिस्काउंट पे मैं लोन दूँगा। हाई क्रेडिट वर्दिनेस है, बिज़नेस ले जाएगा। तो थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एक समय में HDFC बैंक बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट था, कहीं न कहीं ICICI बैंक भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हो गया है। तो इसका थोड़ा-सा आपको क्रेडिट ग्रोथ पे असर दिखेगा, लेकिन आप जब पलट के जाएँगे देखने के लिए, तो ICICI बैंक का नेट NPA 0.39 और HDFC बैंक का 0.42 या समथिंग। तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, इन लोगों ने थोड़ा-सा टाइट क्रेडिट नॉर्म्स रखे हुए हैं, लेकिन एसेट क्वालिटी इम्प्रूव कर रहे हैं। तो दोनों में मुझे कॉन्फिडेंस है, लेकिन अब वही है कि अगर बिज़नेस ग्रोथ नहीं होगा तो फिर वैल्यूएशन वाली प्रॉब्लम आएगी ना। बट अप अंटिल नाउ मेरे हिसाब से जिस तरह से इसकी पोजीशनिंग है बड़े प्राइवेट बैंक्स की बहुत अच्छी है। यहाँ से भी सस्टेन्ड ग्रोथ आना चाहिए। तो मेरा तो व्यू पॉजिटिव ही है। जी। तो यहाँ पर ICICI बैंक को लेकर के सकारात्मक नज़रिया, लेकिन एक बात बताइए, एक क्लियर कट ब्रेकआउट दिख रहा है क्या आपको यहाँ पे? और एक बड़ा रेंज था, लगभग मान लीजिए 1350, थोड़ा सा कुछ छोड़ करके 1200 नीचे, लगभग 1200 से लेकर लगभग 1350, लगभग 150 रुपए का ये रेंज काफ़ी समय चला, पिछले साल सितंबर से अब तक उस रेंज से बाहर निकल गया है। क्या कोई बड़ा लक्ष्य ऊपर दिखता है, या अगर आप सीधे लक्ष्य की भाषा में ना बोलें और मतलब एक तरह से इस टेक्निकल पैटर्न का अगला टारगेट देखना चाहें, तो क्या हो सकता है? नहीं, उल्टा देखेंगे। मेरे हिसाब से रिजल्ट के बाद अगर ऊपर खुलता भी है तो बिना थ्रोबैक के मुझे नहीं लगता कि टच करना चाहिए ICICI बैंक को। आप देखें राइस कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है, और रिजल्ट ठीक है। मतलब जो आपका P&L है वहाँ पे ठीक है, लेकिन जो आपका बिजनेस ग्रोथ है वहाँ पे तो स्लो डाउन है। तो जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समय में प्राइस पे मिलेगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ है ध्यान रखने की
3.5 टाइम प्राइस टू बुक के आसपास आने की कोशिश कर रहा है, और एक समय था कि एचडीएफसी बैंक 3.5 4.5 जाके वहाँ पे कॉम्प्लेसेंसी आ गई थी कि इतना क्रेडिट ग्रोथ रहेगा इनके पास कि 4.5 टाइम 3.5 टाइम कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो वैल्यूएशन मायने रखता है, जब तक है तब तक है, और अगर बिजनेस स्लो डाउन हुआ तो क्या 3.5 3.75 ये सब प्राइस टू बुक सस्टेन हो सकता है क्या, तो फिर से क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए उसमें भी केयरफुल रहना चाहिए। जस्ट बिकॉज फ्रेंजी चल रहा है जाके कुछ भी खरीदते रहना भी नुकसानदायक हो सकता है। मे बी एक ऐसा समय आएगा जब इन सब में प्राइस मूवमेंट स्टॉल होगा, और जो छूटे हुए अच्छे क्वालिटी परफॉर्मेंस वाले आपके पीएसयू बैंक्स रहेंगे उसमें रैली आएगी। जी, नहीं मुझे मोटी बात बताइए कि नतीजों पर बाजार की प्रतिक्रिया अच्छी रहेगी या कमजोर रहेगी? एक गैप अप होगा, बट दैट्स ऑल, उससे तो ज़्यादा मुझे नहीं लगता। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि पहले ही आपके पास एक टेक्निकल ब्रेकआउट जैसा दिख रहा है और उसके बाद अगर और भी गैप अप बनेगा तो लोगों को तो साफ लगेगा, अरे हाँ एक क्लीन ब्रेकआउट मिल गया है, तो लोग ज्यादा कूदेंगे इसमें। बढ़िया में अटकेंगे, अच्छे से अटकेंगे, क्योंकि अगर गैप अप भी होगा, सस्टेन भी होगा, इसका थ्रो बैक होना ही होना है राजीव जी। और मुझे लगता है कि 1325 वाला जो गैप है वो कभी ना कभी भरेगा ही, और तभी ये सेफ बनेगा, नहीं तो ये बहुत रिस्की बेट बनेगा। जी, 13.25 पे सोमेशी ने अपनी नजर टिका ली है, अभी भाग गया है, अपने भाव से भाग गया है। सोमेशी ने अपना भाव बता दिया कि भाई मेरी पसंद का भाव ये है। खैर, अब एचडीएफसी बैंक के चार्ट को भी साथ में देख लेते हैं। गैप तो यहाँ भी है और वो गैप यहाँ पे 1820 के आसपास का बन रहा है। टेक्निकल ब्रेकआउट जैसा इसमें भी दिख रहा है, जो जिस तरह का पैटर्न आईसीआईसीआई बैंक में बना, मतलब ये कि पिछले टॉप को पार कर चुका है। तो वैसे में मतलब सेम स्क्रिप्ट यहाँ भी चल रही है क्या? बिल्कुल वही रिकॉर्ड वहां पे भी घुमाना है, 1800 के नीचे इसको आना चाहिए और तब जी, जाके सेफ होगा। 1800 के नीचे आना चाहिए या उसके हाँ आसपास? हाँ, गैप तो भर जाएगा 1820 पे ही ना? हर जाएगा, लेकिन उसके नीचे आना चाहिए। मुझे लगता है ये 1750 1800 के रेंज में एक बार आना चाहिए, और फिर उसके बाद मन बनाना चाहिए। क्योंकि होगा क्या, देखिए हो सकता है इसके लिए लोग कहें कि नहीं आया नहीं आया, भैया ऐसा नहीं है, देखिए समय लगेगा। हाँ, अभी रिजल्ट अच्छा आया है, लेकिन प्राइस अपना मिलता है। दौड़ते दौड़ते आप इसमें चढ़ेंगे, एकदम पक्की बात है कि फिर अटकेंगे, उसके बाद फिर बुधवार को सवाल आएंगे कि हम इसमें इतने भाव पे अटके हैं, हम क्या करें। तो पहले ही समझा दे रहा हूँ, अटकने की कोशिश ना करें, अटकने की कृपा ना करें। जी, अच्छा ठीक है। तो निफ्टी बैंक के लेवल्स तो रह ही गए। अब निफ्टी बैंक मतलब हमने लीडर्स को पकड़ लिया और इंडेक्स छूट गया। मज़ेदार चीज़ ये है कि मैं इसको देख करके कहूँगा कि ये अपने एक तरह के रेजिस्टेंस के पास पहुँचा है, 54,500 के पास। अब क्या लग रहा है, अगर एचडीएफसी बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक में एक गैप अप मिलने वाला है, तो ये भी निफ्टी बैंक भी तो इसी तरह से अपने इस पिछले रेजिस्टेंस को, पिछले टॉप को पार करेगा? इसका ना थोड़ा सा मुझे लग तो रहा है कि अल्टीमेटली ये बनेगा, क्या बोलते हैं उसको, 60,000 वाला ही। मेरा तो जी, मानना यही है, लेकिन जिस तरह से मूवमेंट है ये थोड़ा सा डरावना मूवमेंट है। इस चार्ट को समझने के लिए आप वीकली पे ही रखिए, डेली पे समझने का तो खिचड़ी है, कुछ नहीं समझ में आएगा। नहीं मोटा मोटी आप समझिए 48,000 से 54,000, यानी 6,000 पॉइंट्स की तेजी आपको एक झटके में मिल गई है। कब से कब तक? लगभग महीने भर में, सवा महीना कह लीजिए। इसका जो मूवमेंट होना चाहिए ना राजीव जी, सम जी, फाइन डे इसको 51,000 की तरफ आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ये स्ट्रक्चर ही ऐसा है, ये बिल्कुल अटकाऊ स्ट्रक्चर है, आपको जी। कभी भी अटका सकता है। अच्छा लीजिए, और ये ये आपके पास वीकली चार्ट आ गया, अब आप इसमें क्या समझाना चाहते हैं बताइए। हालांकि इसमें मूविंग एवरेजेस जो हैं वो 20, 50 और 200 ही हैं, तो ये अब हफ्ते वाले हो गए मूविंग वो एकदम एवरेजेस क्लीन जो। चार्ट देखिए, हाँ, कोई जी, मूविंग एवरेज नहीं देखिए, एकदम क्लीन चार्ट देखिए। आपका बिल्कुल। वीकली गैप है, दो कैंडल के बीच में वीकली गैप है, बहुत क्लीन गैप है।
ये जी, भरना ज़रूरी है। अगर सेफ्टी चाहिए बैंक में ना, तो ये भरना ज़रूरी है। इसलिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये आज ना हो, कल ना हो, परसों ना हो, महीने बाद हो, लेकिन इस चीज़ को होना चाहिए। तभी ये चीज़ सेफ बनेगी, बहुत तेज़ी से मूव। जी। लेकिन नए हफ्ते में क्या होगा और नए हफ्ते में जो लोग निफ्टी बैंक को ट्रैक कर रहे हैं, उन्हें कौन से लेवल्स देखने हैं? ओके। हाँ, अब तो छोटा-छोटा वाला देखते हैं। तो हम वापस आ जाते पहले हैं हफ्ते वाले चार्ट, ये दिन वाले चार्ट में। हाँ, एक हाँ, जी, ठीक है जी। तो अब देखिए ऐसा है कि अगर कल गैप अप खुला, तो आप मान लीजिए कि कल गैप अप होने के कल नहीं बाद अगर परसों। ये आज सैटरडे है, सॉरी मंडे, हाँ, सॉरी मंडे अगर गैप अप खुला और आज का जो क्लोज़ है, अगर इस लेवल को मेंटेन कर पाता है, तब तो इसका मोमेंटम बना रहेगा इवन फॉर वन मोर डे मे बी। लेकिन अगर उसका मेंटेन नहीं कर पाता है एंड फॉर सम रीज़न फ्राइडे के क्लोज़ के नीचे मंडे का क्लोज़ मिलता है, तो वही एक इंडिकेशन होगा कि थकान शुरू है। वहीं से लेकिन थकान शुरू है, थकान का मतलब करेक्शन नहीं होता है, थकान का मतलब लॉस ऑफ मोमेंटम होता है। मे बी वहीं पे छोटा-छोटा, छोटा-छोटा बना के जैसे पहले होता था छोटा, वहाँ पे थोड़ा हाई बनेगा, थोड़ा लो बनेगा, वहीं पे तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन मान सकते हैं और फिर करेक्शन होगा। तो अगर ये क्लोज़ मेंटेन है फ्राइडे वाला, तब तो थोड़ा बहुत मोमेंटम और रहेगा, अदरवाइज़ ये आपका मोमेंटम लूज़ करेगा और सम फाइन डे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अब अच्छा लेवल क्या बनेगा? अभी कोई वैसा लेवल है नहीं हाथ पे, जो कि नीचे का लेवल बन पाए। हाथ पे जो लेवल आ रहा है, वो जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है व्हिच इज़ 15750 उसके पहले तो कोई लेवल नहीं आ रहा। लेकिन फिर अगर वो लेवल आता भी है और वो मंडे के हिसाब से ही रहेगा, लेकिन वो लेवल आता है तो एक व्यू तो ये पक्का बनना चाहिए कि गैप फिल होगा और 51,000 की तरफ जाएगा। तो सपोर्ट लेवल पहला तो आप फ्राइडे का क्लोज़ समझ लें 54,290। दूसरा सपोर्ट लेवल आप समझें कि करीब 50, फिर सीधा का सीधा 53,150 पे चले जाएँ, जो ऑलमोस्ट इसका लो की तरफ है। ये 2 सपोर्ट लेवल अभी आप लेके चलें, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ध्यान दीजिएगा मंडे का क्लोज़ कहाँ है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी। तो ये रही बैंकिंग क्षेत्र की बात। अब बैंकिंग के बाद आईटी भी देख लेते हैं, और आईटी में आपके पास तमाम बड़े नतीजे आ गए, और उन नतीजों के बाद आईटी ने अपना ये लगभग 31,000 के आसपास का जो बॉटम है, उसे तोड़ा नहीं है। क्या आप इसे एक सकारात्मक संकेत के रूप में देख कर के चलेंगे? नहीं साहब, आईटी के नतीजे ने तो आईटी कंपनियों के नतीजे ही करा दिए हैं। तो अभी का मामला ना मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आपको शॉर्ट कवरिंग मिले, 35,000 की तरफ शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सस्टेन नहीं करना चाहिए। देखिए पहला यहीं पे फाइट चालू है ना, 33,500 के ऊपर का क्लोज़ ही नहीं मिल रहा है, वहीं फाइट चालू है। दैट इज़ फर्स्ट थिंग टू लुक फॉर। इसके ऊपर क्लोज़ मिला तो ज़्यादा आप मान के चलें कि 34,500 और 35,250 ये सब रेंज तक एक बारी आईटी शॉर्ट कवरिंग देगा, बिकॉज़ काफ़ी काफ़ी ओवरसोल्ड है। वहाँ पे फिर से कॉल लेते हैं, क्या करना है? उसके पहले कॉल इससे ज़्यादा नहीं लेंगे, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखेंगे कि 33,500 क्लोज़ के ऊपर में शॉर्ट कवरिंग ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से पक्की हो जाएगी। जी, ठीक है। यहाँ पे जो बड़े रिजल्ट रहे, उसमें किसने आपको डिसअपॉइंट किया और किसने आपको कहा कि नहीं ठीक है, अभी थोड़ा-सा वेट एंड वॉच रहेगा? मतलब ये है कि एकदम से खतरे की घंटी नहीं बजी। देखिए मुझे बीएफएसआई सेक्टर पर से इंक्लूडिंग मैं कह रहा हूँ इंश्योरेंस, एचडीएफसी एएमसी का भी आ गया, मुझे कोई रिजल्ट वैसा खराब नहीं, नहीं मैं लग रहा है एज ए आईटी की स्पेसिफिक आईटी की अच्छा बात कर रहा सॉरी, आईटी का कोई भी पसंद नहीं आया, मतलब एकदम से कोई भी पसंद ही नहीं आया रिजल्ट। खराब आने ही थे, उससे भी खराब दिए, तो फिर पसंद आने के तो सवाल ही नहीं आते। तो मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि आईटी किसी भी कंपनी को
प्रॉब्लम ये हो जाएगी, देखिए आईटी कंपनी को तो पता है कि अभी उनके पास गाइडेंस वगैरह कुछ नहीं दे पाए। प्रॉब्लम ये है कि अभी भी इनका अगर 5-10% का तो ओवर वैल्यूएशन लार्ज कैप में ही है प्राइस में, वो भी एडजस्टमेंट होगा और मिड कैप वाले का भी एडजस्टमेंट होगा। तो मुझे आईटी का कोई भी रिजल्ट पसंद बिल्कुल नहीं आया, मुझे तो लग रहा है वॉश आउट है। जी, ओके। तो इसीलिए आपको ये भरोसा नहीं हो रहा है कि आईटी यहाँ पे सस्टेन करेगा और मतलब 31,000 या उससे नीचे लगभग 31,950 के आसपास जो अभी रिसेंट बॉटम बना है, वो मतलब टिकने वाला नहीं है, आपको लगता है कि इसके नीचे भी जाएगा? हाँ, मैं वही असेसमेंट कर रहा हूँ। 10% तक का तो इंडेक्स में एडजस्टमेंट होना चाहिए नीचे, और ये मान के चलते हैं कि बस इतनी ही खराबी पे खत्म हो जाए तो आने वाले समय में अगर और राउट चलेगा तो फिर उसमें भी अब 20% नीचे लगा लीजिए, लेकिन अभी तक 10% के आसपास में ठीक होना चाहिए। तो 10% का मतलब हुआ यहाँ से 30,000। एक बार मुझे इसका बाउंस दिख जाए ना, तो उसके जी। बाद वो एस्टिमेट बना सकते हैं। अभी वो एस्टिमेट बनाना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इसके लिए एकदम से क्लीन चार्ट लेके जाना पड़ रहा है। ये वाले पे उतना समझ में नहीं आएगा, शायद एक बारी वीकली कर लें तो हो जाए, समझ में आ सकता है। जी, आगे वीकली पर। हाँ, इसमें हाँ, वीकली पे आ गया ना। थोड़ा-सा और इसको ज़ूम इन कर दीजिए और थोड़ा-सा, ठीक है, यही देख लीजिए, इतना ही काफ़ी कहानी है समझने के लिए। तो ये आपकी 2020 से जो रैली शुरू हुई, ये आपकी 2021-22 में कहीं तक जाके ख़त्म हुई। 20 मार्च से शुरू हुई, ये 2021 के एंड में ख़त्म हो गई, ठीक है? ये ख़त्म। इसके बाद एक अच्छा खासा डिप है, अच्छा कूल ऑफ करेक्शन है, और इसके बाद ये रैली शुरू होती है। ये कम से कम ये रैली आपको, मुझे लगता है कि ये 20 और 21 वाले को भी सरपास करना चाहिए। इतना ज़्यादा ये रैली होना चाहिए था। इस रैली में मुझे कभी कॉन्फिडेंस नहीं मिला। अगर किसी तरह से कोई और स्टॉक रहता, चलिए इसी की बात करते हैं। इस रैली में जो सेकंड वाली आई, जो 2022 से शुरू हुई, 2023 से शुरू हुई, सॉरी, इसमें कभी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया, जबकि 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए था कि ये जो 20 से 22 के बीच का मेजरमेंट है, इतना तो कम से कम ऊपर बनता है। लेकिन कभी मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आया और मैंने हमेशा यूज़ किया वर्ड टैक्टिकल बाय के अलावा कुछ नहीं। रीज़न इज़ वैल्यूएशन कभी सपोर्ट नहीं करता था, और पूरा सेक्टर मिलके 7%, 6%, 8% का सेल्स ग्रोथ देता था और बोलता था भैया तुम मुझे मुझे 50 प्राइस अर्निंग मल्टीपल दो, 70 प्राइस अर्निंग मल्टीपल दो, 100 प्राइस अर्निंग मल्टीपल दो। कभी कॉन्फिडेंस नहीं हुआ, बिकॉज़ वैल्यूएशन खराब था। अब प्रॉब्लम मुझे क्या लगता है, थ्रोबैक होना चाहिए था इसका, और मैं थ्रोबैक का वेट कर रहा था। ये थ्रोबैक, मेरा पूरा का पूरा होप चला गया, वो मैं लेवल भूल गया, लेकिन 36,000 के आसपास ज़रूर कुछ ना कुछ हमारा डिस्कशन रहा होगा। उससे ज़्यादा नहीं, 36 नहीं, पता नहीं 38, 37,000 के आसपास हमारा डिस्कशन रहा होगा। उससे ज़्यादा इसका थ्रोबैक नहीं होना चाहिए। ओके, दैट्स ऑल। उसके बाद का थ्रोबैक मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा पैटर्न ही फेल हो चुका है। अब जब पैटर्न फेल हो गया, तो जब तक फिर से पैटर्न नहीं बने या इनके रिजल्ट का माहौल नहीं बने, मान के ही चलना होगा कि ये सब पूरा का पूरा रिट्रेस हो सकता है। तो अब इसीलिए मैं इस पे कोई व्यू नहीं ले रहा कि एक बारी थोड़ा-सा देखते हैं कितना, मान लेते हैं कि अगर हेड एंड शोल्डर्स टाइप भी कुछ बनना है, तो देखते हैं कितनी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है इसमें। तो लेफ्ट वाला तो शोल्डर ऑलमोस्ट आपका 39,000 पे है। तो राइट वाला अगर मुझे 35 के आसपास तक भी मिल जाए ना, तो भी मैं कुछ कर के इसको समझ लूँगा कि नहीं, अभी इसमें लंबी चीज़ चल सकती है। लेकिन मुझे एक एक कम से कम इसमें प्रॉपर थ्रोबैक चाहिए समझने के लिए कितना हो सकता है। अभी के लिए मुझे लगता है 30,000 के आसपास का इंडेक्स जो है ना, 30-29,000 इंडेक्स काफ़ी होना चाहिए। प्रोवाइडेड जितनी चीज़ें खराब हैं, इससे ज़्यादा खराब नहीं। जी, लेकिन आप शायद इसी हेड एंड शोल्डर की बात कर रहे हैं जिसमें ये सिर है जो आपको दिख रहा है मई 2024 से लेकर के
दिसंबर 2024 तक का टॉप और उसके बाद अभी तक की गिरावट, ये शायद आप हेड की तरह से लेकर के चल रहे हैं। हाँ जी, करेक्ट। जी, काफी काफी बड़ा सिर है, हम्म, दैत्याकार। और उसके बाद फिर ये कंधा जो है, अभी ऐसा कंधा वापस बनना चाहिए, अगर बना तो फिर उसमें आप कह रहे हैं कि 35-36 हजार तक का भी दिख गया अगर कंधा, तो फिर आप उसे आड़ा तिरछा मान करके हेड एंड शोल्डर पैटर्न को देखना शुरू करेंगे। लेकिन अगर आप इसे हेड एंड शोल्डर पोटेंशियल की तरह से देख रहे हैं, तो फिर तो ये जो अभी ताज़ा बॉटम बना है और यहाँ से मान लीजिए रिवर्सल हुआ और फिर वापस ये लेवल टूटा, तो फिर तो 30,000 पे कहाँ रुकेगा, वो तो ब्रेकडाउन का पॉइंट ही होगा। इसका जो मैं इंक्लिनेशन मुझे दिख रहा है टाइम के साथ का, वो इंक्लिनेशन मुझे लग रहा है कि 30,000 के आसपास में ही कहीं पे रह जाएगा। ये नेकलाइन ही अपने आप इंक्लाइन हो जाएगी इसका ग्रेडियंट में, और वो टूटेगा नहीं। अगर टूटा तो आईटी वॉश आउट समझ लीजिए, लेकिन लगता नहीं है उतना, इसीलिए मैं 30 के नीचे जा नहीं रहा। देखिए 30 में हो सकता है कि 500 पॉइंट ऊपर ही रह जाए, हो सकता है 500 पॉइंट नीचे डिप हो, लेकिन इसके आसपास ही जी, ये खेल हो। ओके। मतलब ये कि हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिखेगा, लेकिन उसके नेकलाइन के नीचे जाएगा नहीं, वो नेकलाइन को तोड़ेगा नहीं। नहीं, इतने वाले खराबी में नहीं तोड़ना चाहिए। जी, इससे ज्यादा कुछ आया तो अलग बात है। हाँ, ठीक अब है। मान लेते हैं कि अगर ऐसा समय आया कि क्वार्टर पे खराब, ये क्वार्टर खराब, इसके बाद का क्वार्टर और खराब, तो ये पूरा का पूरा 28 वाला रिट्रेस कर सकता है। लेकिन उतना लगने अभी नहीं वो फैक्टर कर पाऊंगा, मुझे लग रहा है कि 30 जी, 31 के रेंज तक ही रखना चाहिए। नहीं, कहानी तो 26 से शुरू हुई थी। हाँ वही 26, सॉरी। जी, ठीक है, लेकिन आज की तारीख में 30 पे ही नजर रखनी है। ओके। अब यहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप, इन पे निगाह डालें। कोई इसमें कुछ नया जो आप जोड़ना चाहें? अभी पिछली चर्चा से एक ही दिन की कैंडल जुड़ी है, लेकिन जो एक व्यू बन रहा था कि क्या यहाँ पे एक छोटा सा डबल बॉटम बन जाएगा, तो वो तो बनता हुआ दिखा है। हाँ तो अभी ऐसा है कि आप समझें कि लार्ज कैप अगर नेताजी हैं, तो मिड कैप जो हैं वो क्या बोलते हैं, युवा कार्यकर्ता नेता हैं, और जो स्मॉल कैप हैं वो जो परफॉर्मेंस में थोड़े पीछे रह जाते हैं वैसे वाले हैं। ये सब कैचअप करते हैं अपनी अपनी क्वालिटी के हिसाब से। अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा स्ट्रक्चर प्लेस में है कि सब अपना 200 डीएमए टेस्ट करने चाहिए, क्योंकि रिजल्ट शुरू नहीं हुआ। अगर रिजल्ट शुरू होके कोई खराबी दिख जाती तो मैं अभी भी कॉल लेने को तैयार था कि नहीं, यहाँ से नहीं हो सकता। लेकिन मेरे पास डेटा नहीं है वो कॉल लेने का, इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि जब तक मुझे रिवर्सल दिखाई नहीं दे जाए, ये पॉसिबिलिटी है कि आपका लार्ज कैप ब्रीदर ले और स्मॉल कैप और मिड कैप में थोड़ी सी रैली है। लेकिन अभी तक मैं 200 डीएमए के ऊपर कोई व्यू नहीं ले रहा। इनफैक्ट अगर मुझे कुछ खराबी दिखी तो मैं करेक्शन का भी व्यू लूँ। जी, तो यहाँ पे आप मिड कैप स्मॉल कैप इन दोनों को लेकर के अब आगे इंतज़ार करना होगा किस तरह का पैटर्न बन रहा है। एक चीज़ बताइए, हमारे कुछ दर्शक इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी उनको एक बात समझ में नहीं आई कि निफ्टी 50 अगले हफ्ते ऊपर है या नीचे है। मुझे भी नहीं समझ में आई, बताइए। ऐसे थोड़ा इन्होंने लेट लॉगिन किया होगा, थोड़ा वीडियो स्टार्ट से देख लेंगे तो निफ्टी का डिटेल डिस्कशन किया है, वहाँ से आपको मिल जाएगा भरत साहब। सार संक्षेप में बता दीजिए ना, ऊपर है या नीचे है। निफ्टी देख लेते हैं, मैं तो इतना बात करके फिर भी भूल ही गया ना। हाँ नहीं, गैप अप अगर हुआ भी ना तो 24,000 से केयरफुल हो ही जाना चाहिए, क्योंकि 24,000 तक की पॉसिबिलिटी है, 24,150 की भी पॉसिबिलिटी है, 24,300 की भी पॉसिबिलिटी है, डिपेंडिंग कितना शॉर्ट कवरिंग खींचता है और कितना टाइम हम यहाँ पे स्पेंड कर पाते हैं। बिकॉज जितना हम मंथ एंड की तरफ जाएंगे उतना हम एक्सपायरी के क्लोज आएंगे, तो और भी इस सिचुएशन में थोड़ा और शॉर्ट स्क्वीज हो सकता है। लेकिन 24,000 के ऊपर कोई भी लेवल अप अंटिल 25,000 मैं बोनस लूंगा, उससे ज़्यादा बहुत एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं। जी, और बैंक निफ्टी के साहब बोल रहे हैं कि 54,500 54,600 के आसपास वो ट्रेडर्स के लिए एक ट्रैप होगा। अब उतना सही सही सोच रहे पता हैं क्या? नहीं,
कितना भी ऊपर खुलेगा, मैं तो अभी कह ही रहा हूँ और मैं तो बोला कि अटकने की कृपा मत कीजिए, ये पॉसिबल है। और बैंक निफ्टी सिर्फ एक ही चीज़ समझिए कि जितना क्लोज़र टू 51,000 होगा, उतना इस पे बाय डिप्स का व्यू स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन यहाँ से तो ट्रैप नहीं होना चाहिए। लेवल पता नहीं क्योंकि ब्लू स्काई में जाएगा, इसके ऊपर कोई लेवल तो है नहीं डिफाइंड, नया जी। हाई में जाएगा। तो बात वही हुई ना, मतलब जो चीज़ आप कह रहे हैं वही, ये भी उसी आशंका को जता रहे हैं कि भई ये 54,500 और 54,600 के आसपास अगर कोई खरीदने जाएगा ट्रेडर, तो वो ट्रैप हो जाएगा। हाँ, हो सकता है। मेरे पास लेवल नहीं है उसके ऊपर ना, जी, क्या बोलूँ मैं? वो तो कुछ भी गैप अप हो सकता है। जब ब्लू बिल्कुल। स्काई में है तो लेवल नहीं है।